जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 20-21 खत्म हो चुका है और असेसमेंट ईयर 21-22 स्टार्ट हो चुका है। तो हम में से काफ़ी लोग हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन अभी तक पोर्टल में स्टार्ट नहीं हुई है और आशा करते हैं ये बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ टू डू लिस्ट, कुछ चेकलिस्ट आपको पूरी करनी है। अगर इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको रिटर्न भरने के बाद किसी भी तरह की दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम कुछ डॉक्यूमेंट आपको बताने वाले हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले आपको कलेक्ट कर लेने हैं, सभी को एक जगह पे इकट्ठा कर लेना है, उसके बाद ही आपको ये रिटर्न भरनी है। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूला करें दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हमारा हौसला बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बिफोर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। तो दोस्तों, इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको अपने टेबल पर रख लेना है, उसके बाद ही रिटर्न फाइल करनी है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, कितने तरह की इनकम एक व्यक्ति कमा सकता है, कितने तरह की इनकम जो होती है इनकम टैक्स के अंदर लगाई जाती है। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी। ऐसा कोई व्यक्ति जो सैलरी पर काम कर रहा है तो उसे सैलरी की इनकम आएगी। ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने मकान को, दुकान को किराए पर देता है तो उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी। ऐसा कोई व्यक्ति जो बिजनेस चला रहा है या प्रोफेशन के अंदर काम कर रहा है, कोई सर्विस दे रहा है तो उसकी पीजीबीपी के अंदर आएगी। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कोई प्लाट खरीदा, बेचा है, शेयर मार्केट के अंदर खरीदान बेचान किया है तो वो कैपिटल गेन के अंदर आ जाएगी। इसके अलावा जो भी इनकम दोस्तों आपकी आती है, किसी कैटेगरी में नहीं आती, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाती है, जैसे कि एफडी का ब्याज वगैरह। तो सबसे पहले जो आपको रिटर्न भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा दोस्तों, वो होगा आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड। वैसे तो क्या है, जिससे आप रिटर्न भरवाएंगे अगर उन्हीं के पास में नॉर्मली ये रहता है। अगर खुद आप रिटर्न भर रहे हैं तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो यूजर आईडी होता है वो तो उसका पैन नंबर ही होता है, और जो पासवर्ड है, अगर आपने पहली बार रिटर्न भरनी है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इनकम टैक्स की साइट पर जाकर के। अगर पहले आपका पासवर्ड बना हुआ है तो उसको काफ़ी सारे तरीक़ों से आप उसको फॉरगेट कर सकते हैं। नॉर्मली आधार OTP से ये जो है इनकम टैक्स का जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाता है, तो इसके बिना आपकी रिटर्न नहीं भरी जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों आधार कार्ड की। आधार कार्ड हर चीज़ का आधार बन चुका है, इसके बिना कोई भी काम संभव नहीं है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए जो डेट है काफ़ी बार बढ़ाई थी। अब दोस्तों इन्होंने 30/6/2021 कर दी है। मतलब 30/6 से पहले आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है। उसके बाद अगर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपकी जो ITR है वो नहीं भरी जाएगी, और आपको उसके बाद लिंक करेंगे तो आपको 1000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी दोस्तों। मीन्स पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना कंपलसरी है। अगर आपने ऐसा कर रखा है तो आपको आधार OTP आएगा, जिससे कि आप अपनी ITR हैंड टू हैंड वेरीफाई कर पाएंगे और जिससे कि आपका रिफंड भी जल्दी इश्यू हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सैलरी एम्प्लॉयड के बारे में। ऐसा व्यक्ति जो सैलरी पर काम करता है उन्हें डिपार्टमेंट से या जहाँ पे ये काम करते हैं एम्प्लॉयर से एक फॉर्म इशू किया जाता है, 16 नंबर फॉर्म बोलते हैं जिसे। तो 16 नंबर फॉर्म आपको दोस्तों, सपोज करो 1 साल के अंदर 2 जगह पर काम किया है तो दोनों पर आपको अलग अलग 16 नंबर फॉर्म मिलेगा दोस्तों। तो ऐसा एक लिमिट डिफाइन कर रखी है। अगर उससे कम आपकी इनकम होती है तो दोस्तों उनकी लाइबिलिटी नहीं है कि आपको 16 नंबर फॉर्म इशू करके दें, कई अपनी मर्जी से कर देते हैं। तो अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है दोस्तों, तभी वो 16 नंबर फॉर्म इशू करेंगे। अदरवाइज आप उसके अलावा अल्टरनेट के हिसाब से अपनी जो सैलरी है वो काउंट कर सकते हैं। 16 नंबर फॉर्म दोस्तों क्या होता है, इसके ऊपर एक विस्तार से हमारी वीडियो आने वाली है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके अंदर सैलरी की डिटेल होगी कि कैसे कैसे आपको सैलरी दी है, परक्यूजिट क्या दिया है, कितने अलग बेनिफिट दिए हैं, कितनी डिडक्शंस आपकी PPF वगैरह में पैसा कितना काटा, कि PF में LIC वगैरह में कितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की आपको छूट भी उसके अंदर दी जाएगी, और अगर आपका टैक्स बनता है तो आपका कितना TDS उन्होंने काट लिया, ये सारी डेट दोस्तों आपको डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी। नॉर्मली 16 नंबर फॉर्म जो एम्प्लॉयर जो अपनी रिटर्न भरता है वो 30 या 31 मई होती है, तो उसके बाद में 5-7-10 दिन लग जाते हैं। तो दोस्तों 15 जून तक आपको ये इशू किया जाता है, मतलब 15 जून के बाद में आपको 16 नंबर फॉर्म मिलेगा, और वो अपडेट भी हो जाता है इनकम टैक्स की साइट पर। तो 15 जून के बाद ही आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरें। अगर 16 नंबर फॉर्म इशू नहीं करता है तो आप उनसे सैलरी स्लिप मांग सकते हैं, जैसे 12 महीनों की 12 सैलरी स्लिप आएगी, उनका जोड़ लगा करके आप अपनी सैलरी काउंट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके खाते में जो सैलरी आती है बैंक स्टेटमेंट से, आप वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी हर महीने पैसा आया उसको जोड़ सकते हैं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो दोस्तों आपको जो भी कैश में सैलरी मिल रही है उसका जोड़ लगा सकते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता सकते हैं कि हमारी इतनी सैलरी आई है। इसके बाद में दोस्तों 16A फॉर्म होता है अदर देन सैलरी में, मतलब सैलरी के अलावा कोई आप इनकम कमा रहे हैं तो वहाँ पर जो
इनकम पे कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो TDS काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करे और जिसका TDS काटा है उसको 16A नंबर फॉर्म इशू करे। एग्जाम्पल के लिए बैंक में अगर आपने FD करवा रखी है तो 40,000 रुपये से ज़्यादा का अगर आपको ब्याज मिलता है, सीनियर सिटीजन को 50,000 से ज़्यादा का अगर ब्याज मिलता है तो उनका TDS काट के बैंक इनकम टैक्स में जमा करवा देगा और आपको क्वार्टरली वाइज पे, जैसे 4 क्वार्टर है तो 4 क्वार्टरों का 4 जो है 16A आपको इशू कर देगा, जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि आपका इसने कितना TDS काट लिया है। इसके बाद में LIC कमीशन वगैरह अगर आपका आता है तो वो भी LIC कंपनी, बीमा कंपनी आपको ये 16A नंबर फॉर्म देगी, जिससे कि आपको पता लग जाएगा। रेंट अगर आपने किसी को किराए पर कोई चीज़ दे रखी है और वो व्यक्ति ऑडिट में आता है, उसको टैक्स TDS काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो भी आपका 16A नंबर इशू करके आपको देगा। इसके बाद में दोस्तों फॉर्म 26AS की बात करना चाहूँगा मैं। 26AS मतलब ये सभी फॉर्म्स को मिलाकर के कॉम्बिनेशन है, कह सकते हैं कि ये इन सभी का फादर है। जो 16A 16 जितने भी फॉर्म होते हैं इनकी एक समरी है। मतलब 2 तरह से 16 नंबर फॉर्म, सपोज करो 2 जगह आप काम कर रहे हो, 3 जगह से आपका 16A से TCS कट गया, TDS कट गया, तो ये सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। इस 26AS के अंदर दोस्तों SFT ट्रांजैक्शन भी आ जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, 10 इस तरह की ट्रांजैक्शन होती है। अगर वो आप किसी व्यक्ति के साथ करते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना पहुंच जाएगी। जैसे कि 10 लाख से ज़्यादा कैश जमा करवाना सेविंग अकाउंट में, 50 लाख से ज़्यादा करंट अकाउंट में, 30 लाख से ज़्यादा की कोई प्रॉपर्टी खरीदना, म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करना, कोई आप कोई व्हीकल खरीदते हो दोस्तों 10 लाख रुपए से ज़्यादा, तो उसका भी आपसे TCS कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो वो भी सूचना इसमें आ जाएगी। तो आपको उनको ध्यान में रखकर इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है कि ये पैसा कल को जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हैं। इसके बाद में 10,000 रुपये से ज़्यादा दोस्तों जिसका इनकम टैक्स बनता है उसको एडवांस में ही भरना पड़ता है। तो अगर आपने पहले ही भर दिया है, क्वार्टरली 3-3 महीनों में भरना पड़ता है, तो वो भी इसमें 26AS में आ जाएगा। किसी ने आपका TDS काटा है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। मतलब अगर आपको 16A और 16 नंबर फॉर्म आपका इशू हुआ था लेकिन आपको मिल नहीं पाया, तो उसका जो डबल इफेक्ट है वो 26AS में वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो रिटर्न भरने से पहले आपको अपना 26AS जरूर चेक करना है। उसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन आ रही हैं उसके हिसाब से आपको अपनी इनकम दिखानी है। इसके अलावा दोस्तों अगर पिछले साल में आपका इनकम टैक्स का रिफंड आना था तो उसमें कई बार क्या होता है वो आपको इनकम एक्स्ट्रा रिफंड दे देते हैं, जो कि ब्याज बोलते हैं। तो वो ब्याज कितना दिया है दोस्तों वो भी 26AS के अंदर आपको शो कर जाएगा। तो उसको भी आपको अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड करना है। तो 26AS अपडेट होने की दोस्तों लास्ट तारीख 31 मई होती है। मतलब 31 मई तक जो जिस व्यक्ति ने आपका TDS काटा है, TCS कलेक्ट किया है, वो रिटर्न भरता है। तो उसके 5-7-10 दिन बाद तक दोस्तों ये अपडेट होता है। तो मतलब आपको 31 मई के तो बाद ही रिटर्न भरनी है, उसके भी 5-7-10 दिन बाद ही आपको रिटर्न भरनी है। मतलब जून के स्टार्टिंग में या जून के मिड में आपको रिटर्न भरनी है, ताकि किसी भी तरह का कोई TDS TCS है वो आपके यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाए और आपको कल को दिक्कत ना आए कि डिपार्टमेंट। बाद में क्या होता है दोस्तों, अगर आपने रिटर्न अभी भर दी और जिसने आपका TDS काटा है वो 31 मई को काटता है, तो बाद में आपका जो स्टेटमेंट मैच नहीं करता है, इनकम अलग दिखा रहे हो, 26AS में अलग बोल रही है, तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है और बाद में आपको रिवाइज करनी पड़ सकती है उस रिटर्न को। इसके बाद में बैंक स्टेटमेंट, जितने भी बैंक है आपके, अगर पोस्ट ऑफिस में खाता है, और आजकल तो क्या है दोस्तों, ये सेविंग अकाउंट जैसे पेटीएम पोस्ट बैंक सेविंग अकाउंट, पेटीएम सेविंग अकाउंट, शायद कोई और भी छोटे छोटे ये टेलीकॉम कंपनी आपके सेविंग का जो डिटेल खाता है आपका खोल रही है। तो जितने भी सेविंग अकाउंट हैं उन सभी की आपको स्टेटमेंट लेनी है। क्यों लेनी है दोस्तों? क्योंकि वहाँ पर पैन कार्ड आपका लिंक हो चुका है। जहाँ जहाँ आपका पैन कार्ड आ चुका है वहाँ पे डिपार्टमेंट उन सभी खातों को एक ही मान लेता है। तो जितने भी खाते हैं उन सभी को आपने लेना है, एक पूरे फाइनेंशियल ईयर का लेना है। मतलब आप 20-21 की रिटर्न भर रहे हैं तो 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक की जितनी भी एंट्रियाँ हैं उन सबको देखना है। कोई बड़ा पैसा आपके पास आ रहा है, किसी से आपने गिफ्ट लिया है, किसी से आपने लोन लिया है, तो वो पैसे को आपने उसके अकॉर्डिंग ITR में एडजस्ट करना है दोस्तों। और कोई बड़ी एंट्री आ रही है, बराबर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऐसी कोई अमाउंट आ रही है तो उसको आपको इनकम में कंसीडर करना जरूर है दोस्तों। अदरवाइज उसको आपको जस्टिफाई करना है कि ये पैसा कहाँ से आया है। इसके अलावा सेविंग का ब्याज है, कई बार कई बैंक हर महीने देते हैं, कई बैंक 4-4 महीने में, 6-6 महीने में क्वार्टरली देते हैं। तो सभी का आपको ब्याज जोड़कर इनकम में लेना है। जो गलती क्या करते हैं, ये इंटरेस्ट का लेते नहीं है। नॉर्मल एक व्यक्ति को 10,000 रुपये तक का ये ATTTA के अंदर छूट मिल जाती है आपको, लेकिन फिर भी आपको दिखाना ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कोई बड़ी एंट्री है तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है। और इनकम टैक्स अगर आपका रिफंड बन रहा है तो उसके लिए भी आपको एक बैंक का खाता और IFSC कोड देना पड़ता है। तो मतलब कुल मिलाकर के आपको सभी बैंकों की एंट्रियां लेकर के उसको स्क्रूटनी करके ध्यान में दे करके उसके बाद अपनी रिटर्न है आपको फाइनल करनी है। इसके बाद में इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको लेना है बैंक से। जैसे मैंने बताया था सेविंग के अंदर तो आप सेविंग की एंट्रियों से जोड़ लेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है आपकी FD वगैरह होती है। FD के ऊपर मैंने लिमिट भी बताई है दोस्तों, आपको 40,000 रुपये नॉर्मल,
पर्सन के लिए, 50,000 रुपये सीनियर सिटीजन के लिए। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी 40-50 हज़ार से ज़्यादा की एफडी के अंदर ब्याज आ रहा है, उसका तो बैंक टीडीएस काटा लेगा, 16A नंबर फॉर्म दे देगा और 26A में भी वो शो कर जाएगा। लेकिन कई बार इनसे कम इंटरेस्ट होता है। सपोज करो 10,000 रुपये आपको इंटरेस्ट आया, ना तो उन्होंने टीडीएस काटा, ना आपके 26A में वो शो होगा। तो आपको बैंक से रिक्वेस्ट करनी है कि सर मेरा इस पूरे साल का मेरे को इंटरेस्ट सर्टिफिकेट दे दीजिए, ताकि मैं उसको अपनी रिटर्न में दिखा सकूं और मुझे आने वाले सालों में इस इनकम को इकट्ठा ना दिखाना पड़े। तो इसलिए दोस्तों आपको बैंक से इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट बैंक से लेना है। अगर एफडी के साथ साथ आप सेविंग का भी ले लेते हैं तो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको अलग अलग काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी और इकट्ठा वहाँ पर शो कर सकते हैं। तो इसलिए आपको जितनी एफडी हैं उन सभी का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना है, चाहे एक बैंक में हो चाहे अलग अलग बैंक में हो। इसके बाद में दोस्तों कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की हम बात करेंगे। कैपिटल गेन कैसे होता है? कोई प्रॉपर्टी को खरीद कर आप बेच देते हो ज़्यादा रुपए में तो कैपिटल गेन हो जाता है। अदरवाइज आजकल बहुत सारे लोग शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शन करने लग गए हैं। कई लोग कमाई कर रहे हैं, कई लोग नुकसान भी खा रहे हैं। अगर आपकी कमाई होती है तो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नुकसान को दिखाते हैं तो दोस्तों उस नुकसान को अगले आने वाले सालों में आप एडजस्ट कर सकते हैं कमाई में। तो अगर आपने एक तो प्रॉपर्टी बेच के इनकम कमाई है तो आपका कैपिटल गेन प्रॉपर्टी से हो जाएगा। अदरवाइज आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा रखा है, तो आपको जो आपका ब्रोकर होगा, जहां पर जिस कंपनी से आपने ये शेयर खरीदे हैं, तो उससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेना पड़ेगा अलग अलग स्टॉक का। क्योंकि दोस्तों आईटीआर के अंदर आपको हर शेयर की अलग डिटेल देनी पड़ेगी। ये शेयर मैंने इतनी तारीख को खरीदा, इतने शेयर थे और इतनी तारीख को मैंने ये बेच दिया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डिफाइन होगा और उनकी अलग अलग इनकम की ट्रीटमेंट है वो की जाती है। जैसे 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका माफ होता है, उसके बाद में 10% लगेगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को स्लैब के बाद में आपको 15% टैक्स देना है। तो आपको डिटेल वहाँ से लेनी है, उसके बाद ही आप पता लगा पाएंगे कि आपका पूरे साल में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट नोट लेने हैं, अकाउंट की स्टेटमेंट आपको वहाँ से लेनी है। अकाउंट स्टेटमेंट में आपकी लास्ट होल्डिंग आ जाएगी कि आपने इतने रुपए के शेयर आज भी इस कंपनी में लगा रखे हैं, ताकि आप अपने बैलेंस शीट वगैरह बना रहे हो तो उसमें शो कर पाओ। इसके बाद में दोस्तों डिविडेंड इनकम में पहले के आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन अभी रिसेंटली बजट में गवर्नमेंट ने बताया है कि डिविडेंड के ऊपर जो भी आपको डिविडेंड कमाओगे उसके ऊपर भी आपको ही अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लेकर के उसको इनकम दिखानी है। तो मतलब कैपिटल गेन के अंदर जितनी भी कमाई कराई है उनका आपको प्रूफ लेना है वहाँ से, ब्रोकर से। एक से ज़्यादा ब्रोकर हैं आपके, अलग अलग कंपनियों में खाते हैं, तो उन सभी से लेकर के आपको उसके बाद ही रिटर्न भरनी है। इसके बाद में दोस्तों टैक्स सेविंग प्रूफ के बारे में मैं बात बताना चाहूँगा आपको। 80C से लेकर 80U बहुत सारी सेक्शंस होती है नॉर्मली इनके अंदर। जैसे मैंने बताया LIC, म्यूचुअल फंड, ट्यूशन फीस, हेल्थ इंश्योरेंस, डोनेशन वगैरह देते हो, तो इन सभी का प्रूफ है अगर आपके पास, तभी इनकी छूट लेनी चाहिए दोस्तों। फेक में आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डिपार्टमेंट को देनी है, और झूठी आपने जो है वो छूट नहीं लेनी है। क्योंकि वैसे तो डिपार्टमेंट नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप अपनी फाइल में लगा कर रखेंगे। इन केस आपका केस अगर खुल जाता है स्क्रूटनी में तो आपको सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर पेश करने पड़ेंगे। तो अगर आपने पहले से ही ये सारे डॉक्यूमेंट हैं वो अपने पास रख रखे हैं संभाल के, तो आपको आने वाले टाइम में किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। और अगर आप सैलरी एम्प्लॉयड हैं और आपको HRA मिल रहा है, HRA होता है दोस्तों हाउस रेंट अलाउंस, जो सैलरी का कुछ हिस्सा होता है जो HRA के रूप में होता है, आपको मकान का किराया दिया जाता है। तो अगर आप HRA हैं, HRA की छूट लेना चाहते हैं, इनकम टैक्स के अंदर एक कैलकुलेशन होती है, तो उसके अंदर दोस्तों आपको कितना किराया आप दे रहे हो वो दिखाना पड़ता है अपने एम्प्लॉयर को, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी उसको मांग सकता है। तो उसके लिए आपको रेंट एग्रीमेंट लेना है, जो आप किराया भरते हो वो उसकी डिटेल आपको वहाँ से लेनी है, ताकि आप उसको प्रूफ कर पाओ कि आप किराया भर रहे हो। इसके अलावा होम लोन सर्टिफिकेट दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छा टैक्स प्लानिंग का टूल है। अगर आप मकान बनाने के लिए लोन लेते हो तो उसके ऊपर 2 कंपोनेंट होते हैं, इसमें हमने वीडियो बना रखी है होम लोन के बारे में। एक तो आपका प्रिंसिपल होगा, एक होगा आपका इंटरेस्ट। प्रिंसिपल दोस्तों जो मूल राशि होती है, इसका क्या है, आप जब इंटरेस्ट सर्टिफिकेट या होम लोन का लेंगे, रीपेमेंट सर्टिफिकेट, तो उसमें आपको अलग अलग बता दिया जाएगा कि आपने इतना तो प्रिंसिपल दिया और इतना इंटरेस्ट पेड किया है। प्रिंसिपल आपका दोस्तों 1.5 लाख रुपए तक सेक्शन 80U की मैक्सिमम डिडक्शन के साथ में आप ले सकते हैं। LIC वगैरह की छूट के साथ में 80C मैक्सिमम 1.5 लाख की आप प्रिंसिपल की छूट ले सकते हैं। अगर बात करते हैं इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट सेक्शन 24 के अंदर दोस्तों आपका 2 लाख रुपए तक का ले सकते हैं, अगर वहीं पर आपने मकान खुद रह रहे हो तो। अगर आपने मकान किराए पर दे रखा है तो अनलिमिटेड जितना भी ब्याज दिया है उसकी आप छूट ले सकते हैं। और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर आपने मकान लिया है, 45 लाख से कम का मकान है, 2021 के अंदर आपने लोन लिया है, तो 1.5 लाख रुपए की अलग से छूट मिल जाएगी। तो 1.5 लाख रुपए की अलग से आपको छूट मिल जाएगी। तो कहने का मतलब दोस्तों आपको काफ़ी इसके अंदर बेनिफिट होगा, लेकिन ये तभी होगा जब आप अपना ये सारा का सारा प्रूफ अपने पास फाइल के अंदर रखेंगे।
इसके बाद में बिजनेस की इनकम की मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों। पीजीबीपी की हमने बात की थी। बिजनेस के अंदर क्या होता है, आप या तो सेल परचेज करते हैं या आप अपनी सर्विस देते हैं। अगर आपने जीएसटी नंबर ले रखा है दोस्तों, तो आपको जीएसटी की रिटर्न के अंदर जो सेल दिखाई हुई है वही सेल आपको अपनी इनकम टैक्स के अंदर दिखानी है, अदरवाइज आपको आने वाले टाइमों में बहुत दिक्कत आ सकती है। अगर आप रेगुलर के अंदर हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहेंगे, तो आपके फॉर्म 26A के अंदर दोस्तों आजकल सेल की डिटेल भी आ जाएगी कि आपकी इतनी सेल है, तो आपको वही सेल वहाँ पे दिखानी पड़ेगी। जो जीएसटी में सेल दिखाई है वही इनकम टैक्स में दिखानी पड़ेगी। इसके बाद में जो भी बिजनेस के आपने खर्चे आपने किए हैं, सैलरी दी है, किराया दिया है, आपने बिजली का पानी का बिल दिया है, उन सब के भी आपको प्रूफ दोस्तों संभाल के रखने हैं। कभी भी डिपार्टमेंट आपसे मांग सकता है। अगर आपकी ऑडिट हो रही है फिर तो सीए साहब जो आप जिनसे ऑडिट कराएंगे वो सारी डिटेल अपने आप मांग लेंगे, अदरवाइज आपको अपने लेवल पर ये सब चीज़ें संभाल के रखनी है। और बैलेंस शीट के अंदर जो भी आपने प्रॉपर्टी वगैरह दिखानी है, इन्वेस्टमेंट दिखानी है, बैंक का बैलेंस दिखाना है, वो सबको भी दोस्तों आपको अपने पास में रखना है कि ताकि आप अपनी जो पूंजी भी बना सकें और प्लस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कल को जस्टिफाई करना पाए तो उसको आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, वो है एक टैक्स प्रोफेशनल की। वैसे तो दोस्तों आजकल सभी लोग एजुकेट हैं, बहुत सारी जानकारी वो रखते हैं कि उन्हें अपनी रिटर्न, अगर आप कैपेबल हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप भर सकते हैं, तभी आप भरिए दोस्तों। अदरवाइज ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास डिग्री है, प्रोफेशनल नॉलेज भी है और डिपार्टमेंट के अंदर उसकी दोस्तों लाइजनिंग भी होती है, उनका क्या है, आसानी से डिपार्टमेंट बात सुन लेता है। जो टैक्स प्रोफेशनल्स होते हैं, सीए, एडवोकेट जो भी रहते हैं, तो आप कोशिश करके उनसे ही रिटर्न भरवाने की कोशिश करें ताकि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो, आपकी जो आईटीआर है वो अच्छे से प्रोसीड हो जाए। तो थोड़ी बहुत फीस की बात है, लेकिन उनका भी प्रोफेशन चलता रहेगा और आपकी भी बढ़िया से रिटर्न भर जाएगी। तो आशा करते हैं दोस्तों आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले इन सभी डॉक्यूमेंट को ध्यान में रखेंगे, कंसीडर करके ही इन रिटर्न को भरेंगे, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर फिर भी ऐसा कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपका दोस्तों है जो इनकम टैक्स से रिलेटेड है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसकी भी आपकी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और आशा करते हैं ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना ना भूला करें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ जाता है और आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमारा हौसला बढ़ा देता है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।